हेलो एंड वेलकम टू इंडियस डीएनए। आरआरबी जेई एंड आरआरबी एसएससी की वैकेंसीज को लेकर जितने भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, उन सभी को क्लियर करने के लिए आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो को लाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने आरआरबी जेई एंड आरआरबी एसएससी के बैचेज चला रखे। अपना धंधा चालू रखने के लिए उन्होंने किस तरीके से स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाया और जो कड़वी सच्चाई है उसको कभी वो डिस्कस नहीं करते, उसके ऊपर हमेशा पर्दा डाले रखते हैं ताकि उनका धंधा चलता रहे। उसी कड़वी सच्चाई से पर्दा उठा के आज आप लोगों को कड़वी सच्चाई से रूबरू कराने के लिए ये वीडियो में लेके आया हूँ। जो भी बात मैं करूँगा, जो भी डिस्कशन करूँगा, वो तथ्यों के साथ में करूँगा, प्रमाणों के साथ में करूँगा। बहुत सारे नोटिस का कलेक्शन में लेके आया हूँ और जो भी नोटिस आप लोगों के सामने पेश करूंगा वो सारे नोटिस रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो कोई भी बात मैं अपने मन से नहीं बोलूँगा, सुनी सुनाई बात नहीं बोलूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के अंत तक आप खुद फैसला कर पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, इन वैकेंसीज के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि डिटेल के अंदर पूरा डिस्कशन करूंगा, तभी आप लोगों को जो है सच्चाई समझ में आएगी। तो आज की वीडियो में मेनली 4 पॉइंट्स के ऊपर पूरा डिस्कशन रहने वाला अपना। पहला पॉइंट रहेगा आरआरबी जेई की वैकेंसीज का जो है अपडेट्स क्या क्या अभी तक आ चुके हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है इन वैकेंसीज की। दूसरा है आरआरबी एसएससी की वैकेंसीज के क्या अपडेट्स अभी तक आए हैं और इनकी रियलिटी क्या है। तीसरा पॉइंट रहेगा आरआरबी का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके का रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस समय समय पर होते रहे, तो उसी के हिसाब से आगे क्या पैटर्न रह सकता है, क्या प्रोसेस रह सकती है और किस तरीके से आप लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे, बिना नोटिफिकेशन आए ही वो लोग तैयारी करा रहे, तो किस बेसिस पे करा रहे और उसमें कितनी सच्चाई है, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। चौथा पॉइंट अपना रहेगा आरआरबी जेई एंड एसएससी की हिस्ट्री क्या रही है, प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से एग्जाम्स हुए, कब कब एग्जाम हुए, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है, कब कब एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुए हैं, उसी के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि आगे क्या बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट अपने मेन डिस्कशन के रहेंगे। अपन अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इस चौथे पॉइंट से। ठीक है, अपनी कहानी की शुरुआत होगी चौथे पॉइंट से कि आरआरबी जेई एंड एसएससी की पुरानी वैकेंसीज की क्या हिस्ट्री रही है और उसके बाद में अपना तीसरा पॉइंट डिस्कशन का रहेगा और उसके बाद पहला दूसरा, इस तरीके से अपना पूरा वीडियो रहने वाला है। कहानी की शुरुआत में कहानी के 3 मुख्य किरदारों से आपको रूबरू करा देता हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स होंगे जिनको इंडियन रेलवेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। उनको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन रेलवेज में 3 तरीके की अपॉर्चुनिटी होती है जिनके ऊपर ओपन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, उससे आप जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट होता है वो सबसे लो लेवल पे जेई पे होता है, उसके बाद में होता है एसएससी पे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर पे, और एक होता है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए। ठीक है, ग्रुप ए की पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर होता है। ठीक है, और ये रिक्रूटमेंट कराता है यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी के थ्रू होता है और ये पहले होता था इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू, अब इसे बंद कर दिया है। एक नई सर्विस क्रिएट की है इंडियन रेलवे में, उसका नाम है आईआरएमएस। ठीक है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। इसका अभी नया नया एग्जाम पैटर्न आया है, लेटेस्ट अपडेट हुआ है, उसको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। अपने डिस्कशन का ये पॉइंट नहीं है, इसलिए इसके बारे में अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बीच बीच में इसकी बात होती रहेगी, इसलिए आप लोगों को इससे रूबरू करा दिया। अपना मेन डिस्कशन है जेई और एसएससी के लिए। अब इन तीनों पोस्ट का स्टेटस देख लेते हैं, उसके बाद में कहानी की शुरुआत करते हैं। जेई की पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट होता है वो 4200 ग्रेड पे के लिए होता है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट पे आपको ज्वाइनिंग मिलती है और एसएससी के लिए होता है 4600। ठीक है, एसएससी में अभी अभी अपग्रेडेशन हुआ है, क्या अपग्रेडेशन हुआ है वो अपन एसएससी का डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, तब अपन बात करेंगे। अभी इतना ध्यान रखो कि ये 4600 ग्रेड पे के ऊपर आपको ज्वाइनिंग मिलती है और ये जो ग्रुप ए वाली है ये 5400 की होती है। ठीक है, ये AEE के बराबर होती है, AEE के इक्विवेलेंट पोस्ट है ये ग्रुप ए वाली। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अपन कहानी की शुरुआत करते हैं। अपनी कहानी की शुरुआत होती है सन 2015-16 से। ठीक है, सन 2015-16 के अंदर क्या होता है, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है रिक्रूटमेंट कराता है किसके लिए, 2 पोस्ट के लिए। आरआरबी जेई और एसएससी का कराता है। ठीक है, यूपीएससी ग्रुप ए का कराता है और जेई और एसएससी का आरआरबी कराता है। तो आरआरबी यहाँ पे रिक्रूटमेंट कराता है किसका, एक तो जेई का और दूसरा होता है एसएससी का। ठीक है, 16 के बाद में अगला जो रिक्रूटमेंट होता है वो होता है 2018-19 में। 18 में नोटिफिकेशन आता है, 19 में रिजल्ट आता है और इस बार जो रिक्रूटमेंट होता है एक ही पोस्ट पे होता है जेई पे, एसएससी का रिक्रूटमेंट नहीं होता। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो गई कि एसएससी का जो लेटेस्ट जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था वो 2015-16 में हुआ था और जेई का हुआ 2018-19 में। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जेई से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में चलेंगे एसएससी पे क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों का पूरा बैकग्राउंड अलग है और इनका पूरा जो ग्राउंड रियलिटी है वो भी अलग है, इसलिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं किसे, जेई से।
2018-19 में ये जो जेई का रिक्रूटमेंट हुआ, उस टाइम पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी आपकी लगभग 13,000। ठीक है, 13,000 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हुआ। ये 13,000 सारी मिला के बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएमए। ठीक है, अब देखो 13,000 पोस्ट पे जब रिक्रूटमेंट हुआ, मेंस का जब रिजल्ट आया, लगभग 1.5 गुना स्टूडेंट्स को इन्होंने पास किया। ठीक है, इनको पास किया और इनको बुलाया डीवी के लिए, और डीवी के बाद में इनका मेडिकल हुआ। ठीक है, तो 1.5 गुना का इन्होंने डीवी और मेडिकल करवा लिया। उसके बाद 2019 में इनकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है, और ज्वाइनिंग के अंदर क्या होता है, कुछ स्टूडेंट की ज्वाइनिंग हो जाती है और उसके बाद में आ जाता है कोविड, तो बचे हुए स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग होती है 2021 के अंदर। ठीक है, 2021 में ये 13,000 पोस्ट पे पूरी के ऊपर ज्वाइनिंग हो चुकी थी। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स ने जो है ज्वाइन नहीं किया, किसी की जॉब लग गई कहीं पे, किसी को अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, किसी भी रीज़न से ज्वाइन नहीं किया, तो जो बचे हुए 0.5 टाइम्स स्टूडेंट थे, इन्होंने डिमांड करना स्टार्ट किया कि इन खाली पोस्ट पे हमको ज्वाइनिंग दो। अब देखो, इंडियन रेलवेज का पहले क्या सिस्टम होता था, 1.5 गुना स्टूडेंट्स को बुलाते थे, 1 गुना को ज्वाइनिंग देते, आधे गुना की स्टैंड बाई लिस्ट बनाते थे। ठीक है, जिसको आप वेटिंग लिस्ट बोलते हो, और समय समय पर खाली सीटों पे उनको ज्वाइनिंग दी जाती थी। अभी इन्होंने चेंज कर दिया, अब आगे जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे ना, उनमें 1 ही गुना को बुलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लफड़े हो गए। क्या लफड़े हो गए आगे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो, इनकी मांग उठी कि हमको बुलाया जाए। सबसे पहले ये डिमांड किसने स्टार्ट करी, ग्रुप डी ने, क्योंकि ग्रुप डी का सबसे पहले 2018 में रिक्रूटमेंट हुआ था। इन्होंने जो है प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, बहुत सारे विद्यार्थी थे, इनकी बात सुनी गई, स्टैंड बाई लिस्ट को क्लियर किया गया। फिर उसके बाद में आया नंबर एएलपी का। एएलपी वालों ने डिमांड करी कि हमारी भी क्लियर करो, तो इनकी 100% जितने भी स्टूडेंट वेटिंग में थे सबको ज्वाइनिंग दी गई। ठीक है, कैसे ज्वाइनिंग दी गई वो आगे आप लोगों को पता चलेगा जब जेई का नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद में नंबर आया किसका, टेक्नीशियन एंड जेई की पोस्ट पे। इन लोगों ने डिमांड किया कि हमारी भी वेटिंग क्लियर करो, तो इनकी प्रोसेस स्टार्ट होती है, और अब अपना नंबर आता है किसका, जेई का। अब अपनी रामलीला स्टार्ट होगी भाई। देखो, सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होती है 30 जून 2022 को, किसकी, जेई की। अब देखो ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, थोड़ा सा यहाँ से समझो, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आएगा कि इंडियन रेलवेज में जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें किस तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, देखो कैसे, देखो ये जो डिसीजन लेते हैं ना, वो लेती है रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी, और स्टैंडिंग कमेटी की समय समय पर बैठक होती है। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य कौन कौन होते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना समझो कि सदस्य कौन कौन होते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि इसमें पॉलिटिक्स कितनी इन्वॉल्व होती है। देखो, स्टैंडिंग कमेटी में जो सदस्य होते हैं, पहले जो सदस्य होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं किसके, सारे डिवीजन के। जैसे रेलवे के जितने भी डिवीजन है ना, उनके सारों के चेयरपर्सन होते हैं। दूसरा जो सदस्य होता है वो होता है रेलवे मिनिस्टर, और तीसरे सदस्य होते हैं एमपी। देखो यहाँ पे ये दोनों पॉलिटिशियन है, एमपी और रेलवे मिनिस्टर। ये एमपी जो है ये समय समय पर चेंज होते रहते हैं, कभी किसी एमपी को सदस्य बनाया, कभी किसी को बनाया। ये 3 तरीके के सदस्यों की समय समय पर बैठक होती है, और ये निर्णय लेते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, तो जब जेई का नंबर आया, जेई के विद्यार्थियों ने जब डिमांड करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहला नोटिस जेई के लिए पब्लिश हुआ 30 जून 2022 को। और इस नोटिस में इन्होंने क्या बोला, ठीक है, इन्होंने बोला जितने भी डिवीज़न है, सर्कुलर निकाला इन्होंने, और जितने भी डिवीज़न है उनको बोला कि आप एक काम करो कि ये बताओ कि कितनी एडिशनल और रिप्लेसमेंट डिमांड है आपके डिवीज़न में, किसकी, टेक्नीशियन की और जेई की। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कितने बच्चों ने जो है सीट पे ज्वाइन नहीं किया, कितने छोड़ के चल गए, ये तो हो गई रिप्लेसमेंट। 2 नाम अभी आप क्लियर कर लो, एक तो रिप्लेसमेंट और एक एडिशनल। इन दोनों का मतलब समझो, यहीं से समझ में आ जाएगी पूरी कहानी। रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि 2018 में जो रिक्रूटमेंट हुआ ना, उस पर जो पोस्ट आई थी उनमें से कितनी पोस्ट खाली है, उसके ऊपर कितने बच्चे आपको चाहिए, ये होता है रिप्लेसमेंट। एडिशनल का मतलब ये होता है 2018 से पहले जितने रिक्रूटमेंट हुए, जैसे 15 में हुआ, उससे पहले भी हुआ, उन पोस्ट पे कितनी पोस्ट खाली है। जैसे किसी का प्रमोशन हो गया तो खाली होगी जेई की पोस्ट। ठीक है, किसी का रिटायरमेंट हो गया, कोई छोड़ के चल गया तो पोस्ट खाली होगी, वो होती है एडिशनल। दोनों मतलब समझ में आ गया ना, कि रिप्लेसमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, एडिशनल का मतलब क्या है। इन्होंने बोला कि आप ये बताओ कि रिप्लेसमेंट में तो कितने बच्चे चाहिए आपको हर डिवीजन को, और एडिशनल में कितने चाहिए। पहली बात तो ये है ना। अब इन्होंने एक और चीज़ बोली, देखो रेलवे में एक रूल होता है, रूल का होता है कि ये जो स्टैंड बाय कैंडिडेट होते हैं ना, इनकी वैलिडिटी होती है 1 साल। जैसे 2019 में ज्वाइनिंग हुई, तो अब इनकी वैलिडिटी कब तक थी, 2020 तक। तो पहला सवाल ये बनता है कि जब 2020 तक वैलिडिटी थी, तो 2022 में तो वेटिंग क्लियर कर ही नहीं सकते, इनका तो पैनल एक्सपायर हो गया। लेकिन इस रूल में एक और चीज़ है, ये जो मैंने अंडरलाइन करी है, कि जो जनरल मैनेजर होता है ना, वो ये डिसीजन ले सकता है कि इस पैनल की वैलिडिटी बढ़ा सकता है। तो इन्होंने इस रूल का हवाला दिया और बोला कि सबसे पहले तो एक काम करो, इस पैनल की वैलिडिटी बढ़ा दो। ये जो पैनल है जिसकी वैलिडिटी 1 साल रेलवे बनाता है, उसकी जनरल मैनेजर का ऑर्डर है कि इसकी वैलिडिटी बढ़ाओ 2 साल की। और जो नई वैलिडिटी इन्होंने दी, वो दी कब तक की, 1 जुलाई 2023।
तो पहले तो ये रास्ता साफ किया कि ये जो स्टैंड बाई की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई थी उसको रिन्यू कर दिया। पहला काम तो इन्होंने ये किया। और दूसरा इन्होंने क्या बोला सारे डिवीजन को कि आप रिपोर्ट दो हमें कि कितने एडिशनल और कितने रिप्लेसमेंट आपको कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने एक और हवाला दिया कि ये काम हम किस बेसिस पर कर रहे हैं, ये एएलपी की जो वेटिंग क्लियर करिए ना उसके बेसिस पे, क्योंकि एएलपी की 100% क्लियर कर दी तो भाई जेई की भी करनी चाहिए, इनके साथ अन्याय कैसे हो सकता है, इसका हवाला इन्होंने दिया, ठीक है। ये डिटेल में नोटिस में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप पढ़ लेना, बाकी मोटी मोटी बातें आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अभी चौथे पॉइंट में एक चीज़ इन्होंने लिखी जो बहुत कमाल की है और जो कोई नहीं बताएगा, कोई इंस्टीट्यूट ने अगर ये बात बताई है तो आप मेरे पास आ जाना, कोई नहीं बताएगा जिसको कोर्स बेचना है। ये चौथा पॉइंट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक तो रिप्लेसमेंट बताओ, चलो रिप्लेसमेंट की तो समझ में आएगी, 18 के बाद में जो खाली हुई वो वाली। एडिशनल कब तक की, 31/12/2022 जो अभी तक आई भी नहीं है। इन्होंने बोला कि 31/12/2022 तक जितनी पोस्ट खाली है और जो खाली हो सकती है, बोले खाली कैसे, किसी का प्रमोशन होगा, किसी का रिटायरमेंट होगा डिपार्टमेंट के पास में तो उनकी लिस्ट है ना, वो सारी डिटेल दो। और फिर उसके बाद में अगला नोटिस आएगा ना, उसमें देखो और कमाल होएगा। तो एक बात तो इन्होंने क्या बोला कि एडिशनल कब तक की मांगी, 31/12/2022 मतलब 2022 तक की सारी मांग ली इन्होंने इससे पहले की, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में देखो इन्होंने पैनल की वैलिडिटी बढ़ा दी है, मैंने आपको पहले बता दिया, और एक लिख दिया मोस्ट अर्जेंट की, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। अब देखो ये नोटिस आ गया। उसके बाद में इन्होंने एक परफॉर्मा भी दिया किस तरीके से आपको लिस्ट देनी है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये कैंडिडेट नॉट ज्वाइंट लेफ्ट ज्वाइनिंग, ठीक है, जो मैंने बता दिया जिसको आप रिप्लेसमेंट बोलते हो, कि इनकी लिस्ट दो और एक एडिशनल की लिस्ट दो और टोटल, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने मांगी जो मैंने आपको बताई दी। अब देखो अगला जो नोटिस आता है वो आता है 14/7, ठीक है, लगभग 15 दिन के बाद में अगला नोटिस आता है। इस बीच क्या करते हैं सारे डिवीजन जो है सेंट्रल रेलवे को रिपोर्ट कर देते हैं कि हमें कितने जेई और चाहिए, ठीक है, कितने टेक्नीशियन चाहिए, कितने जेई चाहिए। अब देखो पहले तो इन्होंने रिव्यू करने के लिए बोला था, अब आएगा ऑर्डर। इस नोटिस में ऑर्डर क्या आया कि भैया इनको भर दो, किनको, जेई वाली पोस्ट को और टेक्नीशियन को, और भरना किस हिसाब से वो समझाया इन्होंने, ठीक है। ये कौन से नोटिस के बिया पे दे रहे, जो 30/6 जो पहले नोटिस आया था उसी के बिया पे नोटिस निकाला, और बोला कि जो जो डिमांड आपने भेजी है ना उनको कंप्लीट करो, भर दो, ठीक है। अब देखो भरेंगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला तो इन्होंने क्या किया कि जितने भी रेलवे में खाली पोस्ट है उन पे सब पे भर दो। और दूसरा जो एडिशनल देखो कौन सी, 31/12/2022 तक ये जो वैकेंसीज आपने बोली ना इनको भी भर दो, किससे, स्टैंड बाई से। अब एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई कि 31/12/2022 तक जितनी भी पोस्ट खाली है ना उन पे तो वेटिंग कैंडिडेट को लेने का ऑर्डर आ चुका है, और ले भी लिया। देखो कब ले लिया आगे पता चलेगा आप लोगों को। अब आप लोग एक समझो कि 18 में जो खाली हुई वो सारी ले ली, उससे पहले जो खाली वो भी ले ली, रिटायरमेंट हुए वो भी ले ली, प्रमोशन है वो भी ले ली, पोस्ट बची कहाँ भाई। मैं अपने मन से नहीं बता रहा, इसमें लिखा हुआ है, तुम खुद देख लो, ठीक है। तो 31/12/2022 तक जितनी भी जेई की पोस्ट खाली हो वो तो भरी ली किसी स्टैंड बाई से। अब बताओ अब आपकी वैकेंसी आएगी कहाँ से। अब ये आई लिस्ट, किसकी लिस्ट आई, सारे डिवीजन ने सेंट्रल रेलवे को लिस्ट भेजी, अपनी अपनी डिमांड भेजी, कौन सी, रिप्लेसमेंट की डिमांड भेजी, एडिशनल की भेजी और टोटल भेजी, ठीक है, कि इस तरीके से हमें इतने कैंडिडेट चाहिए। और फिर सेंट्रल रेलवे ने ये लिस्ट पब्लिश करी कि भैया इतने चाहिए, कितने चाहिए। 2018 के अंदर जो ज्वाइनिंग हुई थी, जो रिक्रूटमेंट होता उसमें से 478 जेई छोड़ के चल गए, खाली पड़ी है, ये इनको चाहिए। और 3351 जो नई वैकेंसी आनी चाहिए थी, एडिशनल आनी चाहिए थी, वो भी इन्होंने इससे ले लिए। और टोटल जेई जो लेने की बात हुई वो 3829। तो आपकी जो वैकेंसी आनी चाहिए थी ना ये थी 3551, ठीक है। तो इनके ऊपर भी इनको ले लिया। अब देखो 3829 स्टूडेंट्स को लेने का ऑर्डर आ गया। टोटल स्टूडेंट वेटिंग में कितने हैं, 6500, 13000 पोस्ट थी तो आधा गुना इतने हो गए ना, 6500। अब देखो 3829 स्टूडेंट को किस तरीके से एडजस्ट किया इन्होंने। अब देखो ये प्रपोजल जो है बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि तुम ले सकते हो इतने स्टूडेंट को। और उसके बाद में देखो इन्होंने क्या किया कि ये सारी वैकेंसी भरनी है आपको। एक और चीज़ बोली इन्होंने इसी पॉइंट के अंदर यहाँ पे बोली हुई है कि ये वैलिडिटी इन्होंने एक्सटेंड कर दी, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई। इन्होंने एक और चीज़ बोली, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आरआरबी गुवाहाटी है, ठीक है, आरआरबी गुवाहाटी का एग्जाम्पल अपन लेंगे पूरे वीडियो के अंदर, ठीक है, इसकी डिटेल सबसे ज़्यादा अवेलेबल है इसलिए। आरआरबी गुवाहाटी में मान लो सिविल इंजीनियरिंग के 100 स्टूडेंट वेटिंग में है, और अभी जो रिप्लेसमेंट और एडिशनल डिमांड आई वो मान लो आई 90 की, तो 10 स्टूडेंट बच गए ना।
अब मान लो कोई दूसरा है, मान लो आरआरबी आपका चेन्नई है, ठीक है, आरआरबी चेन्नई है, उसके अंदर क्या हुआ कि टोटल 100 स्टूडेंट जो है वेटिंग में थे और डिमांड आई 110 की, तो यहाँ पे 10 खाली रह गई और यहाँ पे गुवाहाटी में 10 बच गई। तो इन्होंने बोला कि ये जो स्टूडेंट है ना, इनको यहाँ भेज दो, इसको बोलते हैं डाइवर्जन पैनल, ठीक है। इन्होंने बोला कि सारे स्टूडेंट को एडजस्ट करना, अगर कहीं डिमांड ज़्यादा है, स्टूडेंट कम है, तो दूसरे जगह से बुला लो, लेकिन किसी भी हालत में जितने एडजस्ट हो सकते हैं सबको एडजस्ट करो। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो 3800 पोस्ट है ना, वो सारी भर देनी है किसी स्टैंड बाई से। चलो भरने का सिलसिला शुरू हुआ, इन लोगों ने नोटिस निकालना शुरू किया, रिजल्ट निकाले। रिजल्ट किस तरीके से निकाले वो देखो, ठीक है, कि इन्होंने जो है सेंट्रल रेलवे की बात मानी कि नहीं मानी, ये बाद में डिस्कस करूँगा, पहले रिजल्ट देखो। देखो ये रिजल्ट आया किसका, आरआरबी गुवाहाटी का। इस रिजल्ट में देखो क्या आया, दो तरीके के रिजल्ट इन्होंने निकाले। अगेंस्ट रिप्लेसमेंट वैकेंसी जो खाली हुई उसके ऊपर हर डिपार्टमेंट में अलग अलग कितने कितने स्टूडेंट इन्होंने लिए, और उसके बाद में देखो दूसरा रिजल्ट कैटेगरी बी में निकाला एडिशनल। अब आप लोगों को समझ में आ गया ना कि पहले तो आता ऑर्डर कि रिप्लेसमेंट और एडिशनल दोनों पे ले लो, और उसके बाद में इन स्टूडेंट को ले भी लिया, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 31 दिसंबर 2022 तक जितनी पोस्ट इंडियन रेलवे में जूनियर इंजीनियर की खाली है वो सब भरी जा चुकी है। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, बात अभी और चलेगी। देखो कैसे चलेगी वो बताता हूँ आपको, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। क्या क्लियर हो गई कि 31/12/2022 तक का तो टंटा ख़त्म। अब देखो 6,500 स्टूडेंट थे, लिए कितने 3800, अभी भी बच गए ना। जब इन 3800 की ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई, अभी भी चल रही है, कुछ जोन में हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में जो बचे हुए स्टूडेंट थे 6,500 में से, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या प्रोटेस्ट किया कि भैया तुमने ALP की 100% वेटिंग क्लियर करी थी ना, तो हमारे साथ अन्याय क्यों भैया, हमको भी सबको दो, ठीक है। ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर दूसरे दिन इनका ट्विटर ट्रेंड रहता है ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पे। अब तुम लोग जितना प्रोटेस्ट नहीं कर रहे ना, उससे 10 गुना प्रोटेस्ट कर रही है कि भैया हमको ज्वाइनिंग चाहिए। तो ठीक है, इनकी बात हुई, रेलवे में स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक में निर्णय लिया गया, ठीक है। अभी तक ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया, लेकिन निर्णय क्या लिया गया वो मैं बता देता हूँ। इनके पैनल की वैलिडिटी है 1 जुलाई 2023 तक, ठीक है, इतनी तारीख तक इनका वैलिड है ना। अब देखो इन्होंने क्या किया, 31/12/2022 तक की वैकेंसी भरी ना, तो इन्होंने एक तो ये फैसला लिया कि जो 6 महीने की ना, ये 6 महीने की वैकेंसी और जो खाली होगी, जिनका प्रमोशन होएगा, जिनका रिटायरमेंट होएगा, उनके ऊपर भी इनको ले लो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हुआ, ये 3800 पोस्ट पे सारे तो ज्वाइन नहीं करेंगे ना, 4 साल का टाइम हो गया, कुछ लोग छोड़ के चल गए, कुछ लोग दूसरी नौकरी में लग गए, वो ज्वाइन नहीं करे, उन पे भी ले लो, ठीक है। कैसे भी करके इनको 6,500 को एडजस्ट करना है, ये है रेलवे का। तो अब देखो, अब 1 जुलाई कितना, 1 जुलाई 2023 तक जेई की जितनी पोस्ट खाली है उनका टंटा खत्म। तो यहाँ तक तो आप सोचो ही मत कि रेलवे में वैकेंसी आएगी जेई की, ठीक है। प्रूफ के साथ बता रहा हूँ सारी चीज़ें, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ये तो बात हो गई जेई की, जेई का क्या लफड़ा चल रहा है। अब ये कोचिंग वाले ये सब चीज़ें आपको क्यों बताएंगे भाई, इनको चलाना है धंधा। चलो यहाँ पे आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, तो अभी लेटेस्ट बताता हूँ आपको। 27/10/2022, ठीक है, किसी ने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, जिसके अंदर आरआरबी गुवाहाटी आता है मेन, तो उसके अलावा मालदा आता है, सिलीगुड़ी आता है, कोलकाता का कुछ हिस्सा आता है, उसमें किसी बच्चे ने RTI लगाई, सॉरी, और उन्होंने पूछा कि आरआरबी जेई और एसएससी की अपकमिंग वैकेंसीज का क्या सीन है। तो इन्होंने रिप्लाई दिया कि नॉट येट असेस्ड, कि अभी तक हमारे पास में कोई डिटेल नहीं है, हमने ये पता ही नहीं किया कि कितनी सीटें खाली है, कितनी भरनी है, कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब देखो एक चीज़ समझो कैसे काम होता है इंडियन रेलवे में। सबसे पहले डिमांड जाती है किसके पास, सेंट्रल रेलवे के पास, कि हमें जेई चाहिए। फिर उनकी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, और बाकी जो जनरल मैनेजर होते हैं वो तो होते ही है। अब देखो उसके बाद में वो डिसीजन लेते हैं कि वैकेंसी करानी कि नहीं करानी। जब वो डिसीजन ले लेते हैं कि वैकेंसी करानी है, उसके बाद वो डिवीज़न को रिपोर्ट करते हैं कि तुम बताओ कि कितनी वैकेंसी चाहिए तुमको। फिर उसके बाद में वो सारे आरआरबी को रिपोर्ट करते हैं कि इतना रिक्रूटमेंट करा लो। तो अभी तो डिवीज़न, ये जो RTI लगाई ना, ये डिवीज़न में लगाई है, तो डिवीज़न ने अभी तक तो असेस ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर से कोई ऑर्डर ही नहीं आया। इसका मतलब एसएससी और जेई का तो कोई नामो निशानी नहीं है। अभी तो मीटिंग ही नहीं हुई, उस मीटिंग में निर्णय होगा कि लेना है, उसके बाद में डिवीज़न को भेजेंगे, ये असेस करेंगे, फिर सेंट्रल रेलवे को भेजेंगे, फिर सेंट्रल रेलवे आरआरबी को भेजेगा, फिर उसके बाद में वो डिसाइड करेंगे किससे एग्ज़ाम करवाना है, कौन सी कंपनी एग्ज़ाम करवाएगी, जैसे एसएससी का TCS करवाती है, क्या पैटर्न रहेगा, उसके बाद वैकेंसी आएगी। कितना लंबा प्रोसीजर आप सोच के देखो, ठीक है। और बैठक कब होएगी,
जब आपके MP और जो है रेलवे मिनिस्टर फ्री होंगे, क्योंकि वो उस कमेटी के मेंबर है, ठीक है, तो वो भी उसमें भाग लेंगे। तो ये लफड़ा कितना लंबा है, तो ये तो लेटेस्ट है 27/10/2022 के RTI में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को क्लियरिटी होगी ना कि इनका क्या सीन चल रहा है SSC और JEE का। चलो ये बात होगी कि JEE का तो लफड़ा खत्म हो गया। अब बोलोगे सर ये तो बात होगी खत्म, अब आप बताओ SSC का। JEE की तो मान लिया आपकी बात की, ठीक है, JEE का तो कोई 1 जुलाई 2023 तक का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। SSC का बताओ, क्योंकि SSC की वैकेंसी कब आई, 2015 में आई थी लास्ट, उसके बाद तो आई ही नहीं है। देखो SSC की वैकेंसी 2018 में क्यों नहीं आई और अभी तक क्यों नहीं आई, पहले तो वो समझो। देखो इंडियन रेलवेज ने क्या किया, पहली बात तो इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखो अब कैसे रोल प्ले करेगा। जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी जी ने एक बात बोली थी, आपको याद हो तो, कि हमें IITian नहीं चाहिए, हमें ITian चाहिए। कौन? IIT वाले हमें नहीं चाहिए, हमें ITI वाले चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पे जो वर्क होता है वो ITI वाले करते हैं। अब इस सोच का जो है कैसे इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिखता है इंडियन रेलवेज में, वो समझो। देखो थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगा, पहले बोला था वीडियो डिटेल में होगा तभी बातें समझ में आएगा आपको। देखो इन्होंने क्या किया, SSC को क्या किया 2019 में जब इनसे पूछा गया कि क्यों JEE की वैकेंसी आई, SSC की क्यों नहीं आई, तो इन्होंने एक नोटिस निकाला, सर्कुलर निकाला और उसमें बोला कि SSC की वैकेंसी पे डायरेक्ट ओपन रिक्रूटमेंट हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। SSC की पोस्ट पे जो भी रिक्रूटमेंट होएगा वो ओनली जो JEE से प्रमोट होकर ही होएगा, ठीक है। ये इन्होंने निर्णय ले लिया, क्योंकि यहाँ पे इनकी सोच दिख रही है मोदी जी की। अब देखो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, फिर उसके बाद में 2020 में ये लोग निर्णय लेते हैं कि ESC से जो इंजीनियर जाते हैं ग्रुप A की जो पोस्ट पे, इसको ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि इनको ऐसे लगा, इन बुद्धिजीवियों को ऐसे लगा कि ESC से जो इंजीनियर जाते हैं ना, उनका वहाँ पे डिपार्टमेंट में इंजीनियरिंग जैसा कोई रोल ही नहीं होता। वहाँ पे तो उनका जो रोल होता है वो मैनेजरियल जैसा होता है, मैनेजर जैसा रोल होता है, मैनेजरियल पोस्ट है। तो जब मैनेजर जैसा रोल है तो फिर इंजीनियर की क्या जरूरत है, ये सबके लिए होनी चाहिए। तो इन्होंने ESC से बंद कर दिया और IRMS जो एक नई सर्विस क्रिएट करी और बोला कि हम सिविल सर्विसेज से लेंगे ताकि कोई भी जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। बाद में देखो इनको क्या कलाई, जब इन्होंने 1 साल IRMS सिविल सर्विसेज से ले लिया, जैसे सिविल सर्विसेज का जो पैटर्न है उसी के अंदर, ठीक है, आपका IRMS भी आ गया। बाद में 1 साल बाद इनको समझ आया कि यार इंजीनियर्स का अब सबसे बड़ा अधिकारी ग्रुप A में तो कोई है ही नहीं। कैसे? SSC इन्होंने पहले बंद कर दिया। अब उसके बाद में ESC से जो जा रहे थे इंजीनियर उनको भी बंद कर दिया। अब इंजीनियर कैसे जा रहे हैं? ओनली JEE। पहले JEE जाएगा, 8-10 साल में उसका SSC में प्रमोशन होएगा 4600 ग्रेड पे, ठीक है, ये 4200 से 4600 पे जाएगा। फिर उसके बाद में ये 4800 पे जाएगा, फिर उसके बाद में ये 5400 पे जाएगा, और फिर उसके बाद 5400 पे भी एक नॉन गेजेटेड और गेजेटेड 2 पोस्ट है, और फिर ये 5400 पे नॉन गेजेटेड के बाद में जाएगा गेजेटेड पोस्ट पे। ये पूरा होते होते तो उसका रिटायरमेंट हो जाता है। तो पहली बात तो ये है कि ये जूनियर इंजीनियर और जो SSC है इनको कंट्रोल कौन करेगा, इनका सुपरविजन कौन करेगा? एक ऐसा आदमी जिसको इंजीनियरिंग के बारे में कोई पता नहीं है, तो वो कैसे जज करेगा कि ये ठीक काम कर रहा है कि नहीं? ये इन बुद्धिजीवियों को बाद में समझ में आया। तो इन्होंने बोला कि एक गलती हो गई हमने कि सिविल सर्विसेज से हमने कॉमन स्टूडेंट्स को ले लिया, अब हम क्या करते हैं IRMS को चेंज करते हैं, और अभी लेटेस्ट पैटर्न आया 2-4 दिन पहले, और उसमें अब जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को लेंगे तो सिविल सर्विसेज से ही, लेकिन थोड़ा सा मेंस का पैटर्न चेंज कर दिया, और जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना वो केवल इंजीनियरिंग के पेपर्स के बेसिस पे होगा। मोटी मोटी बात बताऊं, ठीक है, कि पूरा रोल इंजीनियर्स का रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने ये चेंज किया। फिर देखो, फिर इनको थोड़ी सी अक्ल आई कि यार SSC को वापस ले लेते हैं, तो इन्होंने क्या किया, SSC को वापस से रिन्यू किया कि अब हम SSC ओपन रिक्रूटमेंट से भी लेंगे, वापस से पहले वाली औकात पे आ गया ना। अब फिर उसके बाद में इनको एक और चीज़ समझ में आई, रेलवे में क्या सीन रहता है ना भाई, अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रुप A हो गया, फिर B हो गया, फिर C हो गया, और फिर D हो गया। अब आपका जो JEE आता है ना वो ग्रुप C में आता है, ठीक है। तो ग्रुप C में तो JEE का प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन ग्रुप C से B में जैसे जाएगा ना तो बड़ा जोर आएगा, ठीक है, और ग्रुप B वाले को A में बड़ा जोर आएगा, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार सीनियर सेक्शन इंजीनियर के आगे प्रमोशन बहुत स्लो है, तो इन्होंने सबसे पहले तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो ग्रेड पे और इसका जो प्रमोशन का सिस्टम है ना उसको अपग्रेड किया और इसको रिन्यू भी कर दिया। अब देखो वापस से वही 3 कैटेगरी आ गई, JEE की पहले ही चल रही थी वैकेंसी, सीनियर सेक्शन इंजीनियर को वापस से रिन्यू कर दिया, IRMS में भी वापस इंजीनियर्स को लेना स्टार्ट कर दिया। अब ये सारे 5-7 साल खराब करने के बाद में इन बुद्धिजीवियों को अब समझ में आया कि बिना इंजीनियर्स जो है इंडियन रेलवेज नहीं चल सकता। तो ये मामला तो सॉर्ट हो गया। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही ये नोटिस आया, कौन सा नोटिस, कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर की पोस्ट को वापस से रिन्यू किया जाता है, डायरेक्ट ओपन रिक्रूटमेंट होएगा, कोचिंग वाले आ गए नोटिस लेके
कि देखो नोटिस आ चुका है, वैकेंसी आएगी आएगी, क्योंकि वापस से अब हो गया स्टार्ट। अब ये बात हो गई, 6 महीने बीत गए, बेस कंप्लीट हो गए, बच्चे सोच रहे आएगी आएगी कब आएगी, आई नहीं अभी तक तो। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा नोटिस आया कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर का जो ग्रेड पे है उसको अपग्रेड करते हैं, इसके प्रमोशन के सिस्टम को अपग्रेड करते हैं। तब फिर कोचिंग वाले आ गए नए बैच लेके कि देखो ये अभी तक इसलिए नहीं आई थी क्योंकि ये लफड़ा फंसा हुआ था, अब ये लफड़ा सॉर्ट हो गया, अब तो वैकेंसी पक्की आएगी। ठीक है, फिर बैच स्टार्ट हो गए, 2-3 महीने बीत गए, लेकिन फिर भी वैकेंसी नहीं आई। फिर उसके बाद में किसी स्टूडेंट ने ये आरटीआई लगाई यहाँ पे। ठीक है, कौन सी आरटीआई, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी ये। और जब ये आरटीआई लगाई तब इन्होंने एसएससी का भी पूछा, जेई का भी पूछा, तो इनके पास में कोई अता पता अभी तक है ही नहीं। तो सच्चाई ये है कि भाई इंडियन रेलवेज का अंदर का जो सिस्टम है ना, वही अभी तक सुधरा नहीं है, तो वैकेंसी तो आने का सवाल ही कहाँ है, तुम खुद देख लो। ठीक है, तो पहला तो ये हुआ कि जेई का, तो आरआरबी जो जेई है उसका मैंने बता दिया क्या स्टेटस है। ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का आपको बता दिया, तो अभी तो इसके सारे जो चीज़ें उल्टी पुल्टी हो रही है, कितनी रिन्यू किया, ग्रेड पे को अपग्रेड किया, वो सारी चीज़ें सुधरी है, लेकिन इसकी वैकेंसी आ सकती है। लेकिन ये वैकेंसी भी आप मान के चलो कम से कम मई जून तो पकड़ेगी, क्योंकि अभी तो इन्होंने असेस ही नहीं किया है। और असेस करने की प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि पहले तो मीटिंग होएगी, फिर वो डिसीजन लेंगे, फिर सर्कुलर आएगा, फिर उसका डिवीज़न रिपोर्ट करेगा, और उसके बाद में सारी चीज़ें होएगी। तो इसमें 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये। अब दूसरी चीज़ ये कि आप लोग बोलोगे कि सर आप ये बताओ कि ये जेई की पोस्ट पे आप ये कैसे बोल सकते हो कि 1 जुलाई 2023 तक की जितनी भी खाली पोस्ट है उस पर लिया जाएगा, आपको कैसे पता? उसका भी एक प्रूफ लेके आया हूँ। देखो ये है आउटरीच कैंप का नोटिस। ठीक है, आउटरीच कैंप क्या होता है, जब ये जो स्टैंड बाय कैंडिडेट है, जो 3800 पोस्ट पे जिनको ज्वाइनिंग दे दी, उसके बाद जो बच गए, उन्होंने जब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तो सेंट्रल रेलवे ने सारे जोन को बोला, आरआरबी को, ठीक है, कि आप एक काम करो, जो बचे हुए कैंडिडेट है उनका पता करो कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और वाकई में उनको नौकरी चाहिए तो उनको भी देंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये फॉर्मेलिटी है एक तरीके से तो, लेकिन इन्होंने जो किया वो बता रहा हूँ। इस तरीके का एक नोटिस निकाला और उन्होंने बोला कि जो कंसर्न रेज है वो तुम बताओ। हर स्टूडेंट को जो सारी डिटेल भरनी थी और आरआरबी में या तो मेल करना था या फिर वहाँ पे जाके सबमिट करना था कि मुझे नौकरी क्यों चाहिए। ठीक है, जब ये सारे सबमिट कर दिए तब जाके इन्होंने वापस से मीटिंग करी और उसके बाद में डिसीजन लिया कि हाँ इनकी प्रॉब्लम सीरियस है, इनको भी ज्वाइनिंग देनी चाहिए। और उसके बाद में ये जो आपका 1 जुलाई वाला है ये डिस्कशन हुआ। ठीक है, अब देखो बच्चे भी पीछा नहीं छोड़ रहे। अभी अभी रेलवे मिनिस्टर आए थे कहाँ पे, दौसा में। ठीक है, तो दौसा में बच्चों ने वहाँ पे बोला, जो राजस्थान वाले बच्चे वो इकट्ठे होके गए, उन्होंने बोला कि हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करो, और उसका वीडियो भी आया था। उन्होंने डिटेल में इनकी बात सुनी और उनको बोला कि ठीक है मैं कर देंगे। और ये जो ना बीजेपी के सारे लीडर से मिल रहे हैं, तो ये वेटिंग वाले हैं ना भाई, ये पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब इनको करना चाहिए, क्लियर नहीं करना चाहिए, वो आपका ओपिनियन है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यार जेई का तो बहुत कम चांसेस है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी आएगी लेकिन उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप अपना सोच समझ के डिसीजन लो। अब देखो एक मैंने बताया था कि अपग्रेडेशन, पे स्ट्रक्चर में जो अपग्रेडेशन हुआ था, इसके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी रेलवे मिनिस्टर ने, और उसके बाद में ये नोटिस आया था कि किस तरीके से अपग्रेडेशन होएगा। 4600 वाली जो ग्रेड पे की पोस्ट है, लेवल 7 में आपका एसएससी आता है, ठीक है, उसको 4800 में कर दो 50% को, और उन जो 50% है जो लेवल 7 से 4600 से 4800 है, उनको 4 साल की सर्विस के बाद में 5400 पे कर दो। ठीक है, तो इस तरीके का नोटिस आया था। और उसमें कौन कौन सी पोस्ट को शामिल किया, तो ये सिविल के सारे सीनियर सेक्शन इंजीनियर के जितने भी डिपार्टमेंट है उनमें जो जो पोस्ट है उन सबको शामिल किया। ठीक है, इसी नोटिस के बिहार पे इन लोगों ने, कोचिंग वालों ने बैच चलाए थे, तो इसकी सच्चाई मैंने आप लोगों को बताई दी है। ठीक है, अब देखो ये सारी बात खत्म हो गई। अब देखो इसका भी इन्होंने बताया कि ये जो सारा अपग्रेडेशन होगा ना, कब होएगा, ये सारा अपग्रेडेशन जो है 1/12/2022 से लागू होएगा, और हर साल जो है ये 1 जुलाई को, हर साल 1 जुलाई को ये अपग्रेडेशन होएगा। तो मेरे हिसाब से जब ये अपग्रेडेशन हो जाएगा ना एक बार, कि जो 4600 वाले 4800 पे जाएंगे, 4800 से 5400 पे जाएंगे, उसके बाद में जब पोस्ट सीनियर सेक्शन इंजीनियर फाइनली जो खाली हो जाएगी, उसके बाद में मेरे हिसाब से ये असेस करेंगे और उसके बाद में वैकेंसी आएगी, मेरे को जो लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई को इनका असेसमेंट होएगा पूरा कि किसका प्रमोशन हो गया, कौन छोड़ के चल गया सारा, और उसके बाद में हमने की लिस्ट है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो, अब एक बात और कि सर ठीक है इन्होंने बैच चला दिए, हमने कोचिंग कर भी ली, लेकिन तुमने कोचिंग जो करी है वो ठीक तो करी है क्या? क्योंकि आरआरबी के जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना वो बदलाव होते रहते हैं। कैसे बदलाव हुए, देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। 2015-16 में जब रिक्रूटमेंट हुआ था ना, तब जेई और एसएससी का जो पैटर्न था उसमें बहुत सारी खामियां थी, और उसको 2018 में सुधारा। ठीक है, पहले क्या होता था, एक ही एग्जाम होता था, प्री मेंस जैसा लफड़ा नहीं था, और चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के, सिविल को, सबका सेम ही पेपर आता था, सेम पेपर होता था सबका। ठीक है,
जो पेपर होता था उसमें सिविल के भी क्वेश्चन होते थे, इलेक्ट्रिकल के भी, मैकेनिकल के, सबके बराबर क्वेश्चन होते थे। तो सिविल वाले को इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल नहीं आता, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले को सिविल नहीं आता, तो हिसाब बराबर हो जाता था। ठीक है, तो जैसे 13,000 पोस्ट आई तो 13,000 सबके ऊपर सारे स्टूडेंट जा सकते हैं, चाहे सिविल का हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, ऐसा लफड़ा था। तो ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, सिविल के पेपर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का क्या काम, इन बुद्धिजीवियों को समझ में आया बाद में। फिर 18 में इन्होंने एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया, पहले प्री कराया फिर मेंस कराया। फिर देखो इसमें भी गड़बड़ कर दी इन्होंने। कैसे, प्री के अंदर जो सिलेबस दिया उसमें इंजीनियरिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था, उसमें जो पूरा सिलेबस था वो था सीजीएल वाला। तो प्री के अंदर कौन पास हो गए, सीजीएल वाले बच्चे ज़्यादा पास हो गए, इंजीनियरिंग वाले कम पास हुए, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे तो इंजीनियरिंग अच्छी होती है उनकी, सीजीएल जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, और इसका रिजल्ट कब देखने को मिला कि ये पैटर्न में खामी है, जब रिजल्ट आया, और वो मैं आप लोगों के सामने अभी लेके आया हूँ। उससे आप लोगों को समझ में आएगा कि अब जो नया एग्जाम पैटर्न आएगा सीनियर सेक्शन इंजीनियर का और जेई का, उसके अंदर 100% अपडेट आएगा। क्योंकि देखो 15 में जब खामी थी 18 में सुधारी, और 15 के बाद में सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तो एग्जाम ही नहीं हुआ, जबकि 15 के बाद में 18 में जेई का जब एग्जाम हुआ तब इन्होंने एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर का तो जो एग्जाम पैटर्न चेंज होना ही होना है, उसकी तो बात ही मत करो। ठीक है, क्योंकि उसकी जो खामी थी वो तो मैंने बताई थी। अब जेई की देखो, जेई का एग्जाम पैटर्न क्यों चेंज होएगा। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा समझो। इंडियन रेलवेज में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे सिविल की बात करते हैं, सिविल में क्या होता है, 3-4 डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे एक होता है डिज़ाइन ड्राइंग, ठीक है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग। दूसरा होता है वर्क्स, ठीक है, एक होता है आपका पीवे। ये 3 होते हैं मेजर। उसके अलावा एक ब्रिज भी होता है, ठीक है, और एक होता है आपका वर्कशॉप। ये 5 होते हैं जो मेन होते हैं। ठीक है, ट्रैक मशीन में भी जाते हैं, लेकिन मैकेनिकल वाले ज़्यादा जाते हैं, इसलिए इसको मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं करा ज़्यादा ट्रैक मशीन में। अब देखो ये जो मैंने सीक्वेंस सेट करी है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रायोरिटी भी इसी हिसाब से बढ़ते हैं। जैसे आप एसएससी से जाते हो तो सबसे पहले सीपीडब्ल्यूडी, फिर सीडब्ल्यूसी, फिर एमईएस, फिर बीआरओ, इस तरीके से लगाते हो ना। तो यहाँ पे भी प्रेफरेंस जब बढ़ाई जाती है तो इसी तरीके से बढ़ाई जाती है। अब देखो मान लो आप हो टॉपर, ठीक है, आप टॉपर हो, आपकी पहली प्रायोरिटी है डिज़ाइन ड्राइंग, तो ये आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। बोले सर सही बात है, सब जगह मिलती है, लेकिन इंडियन रेलवे में ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मेरिट बनती है ना, तो वो तो बनती है मेंस के बेसिस पे, लेकिन जो डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं ना, वो होते हैं प्री के बेसिस पे। बोले ये कैसे, ये ऐसे है कि जैसे ये आपके 6 डिपार्टमेंट है ना, इन 6 की 6 कट ऑफ आएगी। मान लो 100 नंबर का आपका पेपर था, इसकी कट ऑफ गई 80, इसकी गई 70, इसकी गई 60, इसकी गई 50, इसकी गई 40 और इसकी गई 30, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। आपके नंबर आए मान लो 55, तो आप इन ऊपर वाले 3 डिपार्टमेंट में एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आप इन 3 में ही एलिजिबल हो। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा कि जो बच्चा सीजीएल का होएगा उसके तो ये नंबर आएंगे 80 से ऊपर, मान लो उसके 85 नंबर आए, तो वो सारे डिपार्टमेंट में एलिजिबल है। ठीक है, अब वो मेंस में कितने नंबर लाता है उसके हिसाब से, उसकी मेरिट के हिसाब से उसको डिपार्टमेंट मिलेगा। आप मान लो सिविल के, आपके आए 55, तो इन ऊपर वाले में तो आप एलिजिबल ही नहीं होना। ठीक है, अब देखो इससे क्या हुआ, मान लो जो सीजीएल का बच्चा उसने प्री में तो सारे डिपार्टमेंट पास कर लिए, लेकिन मेंस में उसको इंजीनियरिंग आती नहीं है, तो उसके मार्क्स रह गए कम। जबकि नीचे वाला जो बच्चा 55 वाला, उसके नंबर आ गए ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नंबर आके भी उसको डिज़ाइन ड्राइंग नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने प्री में पास नहीं किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे लास्ट में क्या होगा, डिज़ाइन ड्राइंग भले ही आपकी पहली प्रायोरिटी है, लेकिन इसमें सीटें खाली रहेगी, और इसकी कट ऑफ जो है आपकी पीवे से भी कम थी। जो मैं अभी रियल एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को दिखाऊंगा, पूरे डेटा के साथ में, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो ये चीज़ तो गलत है ना। आपकी पहली प्रायोरिटी डिज़ाइन ड्राइंग है, आप मेंस के अंदर टॉपर हो, लेकिन फिर भी आपको डिज़ाइन ड्राइंग नहीं मिलेगा, जबकि प्री के तो नंबर भी नहीं जुड़ रहे, सिलेक्शन तो मेंस के बेसिस पे हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज जो आरआरबी आगे आके मेरे को लगा करने वाली है, क्योंकि बच्चों की ये डिमांड उठी है कि ये गलत है, ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। और एनटीपीसी में भी आपको पता है कि अलग अलग लेवल पे एक ही बच्चे को पास किया गया था, उसके बाद में उसमें चेंजेस हुए थे। तो ऐसा चेंजेस आरआरबी जेई में भी करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब देखो कैसे, ये एक किसी स्टूडेंट ने जो है गुवाहाटी में आरटीआई लगाई, और उस आरटीआई में देखो इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, जिनमें से आपका जो काम का क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ कि हाउ मेनी वैकेंसीज आर स्टिल वैकेंट एडिशनल पैनल टू बी फिल्ड। मतलब जो आपने एडिशनल और रिप्लेसमेंट पैनल जो लिए हैं, उसके बाद में कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी खाली रहेगी। ठीक है, अब देखो आरआरबी गुवाहाटी का सीन ऐसा था कि यहाँ पे लगभग 80% वैकेंसी जो है क्लियर हो गए, जो स्टैंड बाय थे 80% क्लियर हो गए, 20% बचे हुए। तो 20% बचे हुए हैं, इसका मतलब सीटें तो खाली नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर सीटें खाली होती तो उन 20% को लेना चाहिए, लेकिन देखो अभी भी सीटें खाली है।
कहाँ खाली है, देखो यहाँ पे लिखा है, इन्होंने बोला कि कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 2 के अंदर जो है सीटें खाली है, क्योंकि यहाँ पे डीवी से जो ऊपर जो कट ऑफ मार्क्स थे वो बच्चे ही नहीं मिले। और कैटेगरी नंबर 2 है आपकी डिज़ाइन एंड ड्राइंग, जो पहली प्रायोरिटी है, मतलब डिज़ाइन ड्राइंग की सीटें खाली रह गई, बच्चे वेटिंग में, लेकिन उसके बावजूद भी लिया नहीं जा रहा क्योंकि उन्होंने प्री में पास नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आरआरबी की, ठीक है, इसको ये लोग सुधारेंगे। देखो कैटेगरी नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि डिज़ाइन ड्राइंग होता है, 3 जो होता है वो पीवे का होता है, कैटेगरी नंबर 12 जो वर्क्स का होता है, और कैटेगरी नंबर 13 जो है वर्कशॉप का होता है, ठीक है। इतना ही इसलिए लिखा है क्योंकि गुवाहाटी में इन्हीं 4 के अंदर वैकेंसी थी। अब देखो रियलिटी भी देख लो, आपको समझ में नहीं आ रहा था। देखो ये एडिशनल पैनल है, ठीक है, CN03 2018 03 जेई का होता है, मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को, यहाँ पे लिखा भी है जेई। कट ऑफ देखो ओबीसी की, कैटेगरी नंबर 3 इसको बोलते हैं पीवे, इसकी कट ऑफ है 595.71, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये है कैटेगरी नंबर 2 डिज़ाइन ड्राइंग, इसकी कट ऑफ है 595.28, ये 28 है और ये 71 है, पीवे की कट ऑफ डिज़ाइन ड्राइंग से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद देखो कैटेगरी नंबर 12 है, इसको बोलते हैं वृक्ष, सबसे पहले लगाते हैं डिज़ाइन ड्राइंग प्रायोरिटी में, उसके बाद लगाते हैं वृक्ष, ठीक है। वृक्ष की कट ऑफ देखो 589.44, कितनी कम है। वृक्ष की कट ऑफ जो है पीवे से देखो कितनी कम है। तो इसका मतलब यह है कि पहली कैटेगरी जिसने पहला जो प्रेफरेंस लगाया, दूसरा प्रेफरेंस लगाया, वो बच्चों को मिला ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सीजीएल वाले पोस्ट ले गए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है आप बताओ, कि जो प्री का सिलेबस है इसको थोड़ा चेंज किया जाए और इसमें इंजीनियरिंग भी डाली जाए, ताकि सारे बच्चों को बराबर वेटेज मिले, कि ठीक है आपने चाहे सीजीएल से आए हो चाहे आप इंजीनियरिंग से आए हो, सबको बराबर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इसलिए मुझे पूरा लग रहा है कि प्री और मेंस का जो पैटर्न है उसमें बदलाव होंगे। अगर प्री का पैटर्न चेंज नहीं हुआ तो वापस से कंडीशन वापस से डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए चेंजेस होने के चांसेस तो पूरे हैं। तो अब देखो आरआरबी के इन्होंने बैच कंप्लीट करा दिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के, जेई के, किस बिहाफ पे करा दिए, क्या पढ़ा है इन लोगों ने, मुझे समझ नहीं आया। और ये सारी इतने डिटेल में डिस्कशन कोई करता भी नहीं है, करेगा भी नहीं, क्योंकि भाई पैसे कमाने ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी। अब आप खुद निर्णय ले लो कि आपको क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई कोर्स बेचना नहीं है, कोई टेस्ट सीरीज बेचनी नहीं है, ना ही आज तक बेची। अपना काम है सच्चाई बताने का, और सच्चाई आप लोगों के सामने रख दी सारे प्रूफ के साथ में। किसी को कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे सारे नोटिस पूरी PDF में आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, वहाँ पे जाके पूरी डिटेल में आप लोग पढ़ लेना। और जितना मुझे बताना चाहिए था मैंने बता दिया। अभी भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे मैं आपके सारे रिप्लाई कर दूंगा। तो आज के वीडियो में बस भाई इतना ही, धन्यवाद।